साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। साथियों, अभी आज दिन भर की जो दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें केजरीवाल जी ये सफाई दे रहे थे कि बीजेपी सरकार केवल और केवल दूसरे राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए उनके विधायकों को खरीद फरोख्त का काम करती है और ये कुछ नहीं करती। साथियों, आप ये मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई। आप थोड़ा सा मूल में जाइए। मूल में ये है कि जब मैं मोदी जी से शुरू करूँ, उनके दो घोटालों की बात कर रहा हूँ। मोदी जी का जो सबसे चर्चित घोटाला रहा, राफेल विमान घोटाला रहा, जिसमें उन्होंने लगभग जो है 37-38 हज़ार करोड़ रुपए की हेरा फेरी की बात सामने आई है। दूसरे नंबर पे इसमें यह था कि जो टेक्नोलॉजी का और राफेल कंपनी जो टेक्नोलॉजी देती वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक को देती, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि ये टेक्नोलॉजी किसके साथ साझा की जाती? अनिल अंबानी के साथ, जिसकी कंपनी हर कंपनी डूबी हुई है, जिन्होंने अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर रखा है। उसके बाद पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के द्वारा इनके द्वारा तमाम विपक्ष के नेता, तमाम बड़े पत्रकार, उसके बाद जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, इनको टारगेट पे लिया गया। यानी कि पेगासस के जरिए देश के नागरिकों के घर में क्या हो रहा है, उनके बिस्तर में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए मोदी सरकार ने ये काम किया था। और जब इनके ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ तो तुरंत मोदी जी की चतुराई देखिए। बात हो रही थी राफेल विमान की, उसके सौदे की दलाली से संबंधित, यानी कि इसमें जो है जो विमान लगभग 500 से 600 करोड़ के बीच में खरीदा जाना था, वो तिगुने दाम पे लगभग 1600 करोड़ रुपए में खरीदा गया। जब इस पे सवाल आने लगा तो तुरंत मोदी जी ने राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए क्या कहा कि हम राष्ट्र के साथ जो है राष्ट्रहित में समझौता कर रहे हैं, और विपक्ष की पार्टियां नहीं चाहती हैं कि देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। तो और मीडिया इनकी बिकी हुई है, गोदी मीडिया इनके लिए लिखती ही है पैसा लेके। तो उस समय देखिए घोटाले की चीज़ जो है वो मोदी जी ने उनके ऊपर जो लगे हुए आरोप थे घोटाले के, उसको कितनी चतुराई से जो है उन्होंने उसको देश के भविष्य से जोड़ दिया। यानी कि मोदी जी का जो घोटाला था वो राष्ट्रहित में था, ये उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ आप केजरीवाल का आ जाइए। केजरीवाल जी का दिल्ली शराब घोटाला जग जाहिर है, और इसमें प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है कि जब आपकी शराब की बिक्री डबल हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आप दिल्ली सरकार का राजस्व है वो दुगना होना चाहिए। लेकिन राजस्व दिल्ली सरकार का राजस्व पहले के मुकाबले ही लगभग 600 करोड़ रुपए कम आया। ये तो प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है। जैसे आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान पर रोज़ अगर मान लीजिए मैं एक साबुन की बात कर रहा हूँ, 10 पैकेट साबुन बिक रहा है, अब आप डेली 10 रुपये कमा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 20 पैकेट बिकने लगे तो आपको 20 रुपये कमाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि साबुन की आपकी बिक्री 20 पैकेट हुई और आप जो है 5 रुपये घाटे में आ गए। यानी जो पहले आप 10 रुपये कमाते थे, 5 रुपये ही बच रहा है। तो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि हाँ, इसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं। दूसरे नंबर पे दिल्ली परिवहन विभाग की जो बसों की खरीद हुई थी उसमें टाटा समूह और जेबीएम के साथ करार हुआ था। क्योंकि टाटा समूह के ऊपर कोई आरोप लगाना ही जो है अपने आप में समझ लीजिए कि वो है कि खुद से कुएं में कूदने जैसी बात होगी। टाटा जैसा नैतिक घराना, वो भी कि पूंजीवादी परिवार का हो पृष्ठभूमि के रहते हुए भी, यानी कि कारोबार करते हुए भी इतना नैतिक कारोबार करते हो ऐसा शायद भारत में और दूसरे कारोबारी नहीं है। तो और उसके ये तो जब घोटाले सामने आते हैं तो केजरीवाल जी घिर जाते हैं। अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, चूँकि केजरीवाल ने सबसे बड़े पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया को दे रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल जाते तो केजरीवाल का फंसना तय था। तो यहाँ पे अब हो सकता है जो केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हमको बीजेपी के नेताओं का फ़ोन आया कि मैं एक एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए दूंगा। हो सकता है मनीष सिसोदिया ने ही केजरीवाल से कहा हो कि अगर मुझे आपने नहीं बचाया तो मैं अपने साथ साथ आपको भी ले जाऊंगा जेल में। तो अब आज जो विधानसभा में जब कार्रवाई होने लगी तो केजरीवाल जी बार बार जो है ये आरोप लगाए कि बीजेपी के नेता हमारे विधायकों से खरीदने की डील कर रहे थे और 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे थे। सबूत कुछ नहीं है, केवल और केवल वही मोदी वाली स्ट्रेटजी है
कि हमारे जो हमने विकास का काम किया है उससे मोदी सरकार घबरा गई है, इसलिए हमको परेशान करने के लिए हमारे पीछे सीबीआई लगा दी है। अब जनता, आम जनता जो है भ्रष्टाचार के मामले से उसका ध्यान भटक गया, क्योंकि बीजेपी का ये इधर बीच पिछले 3-4 सालों से यही काम ही रहा है कि तमाम राज्यों में उन्होंने सरकारों को गिराने का काम किया है। इसलिए बीजेपी सरकार इस पर बैकफुट पर हो गई, क्योंकि उसका इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है और जनता को लगा कि नहीं केजरीवाल सही बोल रहे हैं। लेकिन वही चतुराई है, देखिए जो मोदी जी में चतुराई है वो केजरीवाल में चतुराई है। इनको जो लोग छोटा मोदी कहते हैं ऐसा नहीं कहते हैं। दूसरी चीज़, केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि मैं बंसल गोत्र का हूँ, अग्रवाल व्यापारी हूँ। तो साथियों क्या ये बात नहीं हो सकती? आप ये ध्यान दीजिए कि पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुए थे, मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ एक भी रैली नहीं की थी दिल्ली में, आप इसको देख लीजिए। तो क्या ये नहीं हो सकता कि एक ही मोदी हैं, दूसरा एक मुख्यमंत्री किसी तरीके से केजरीवाल बने हैं, तो क्या मोदी जी केजरीवाल को बचाएंगे नहीं? भाई जब हर जगह भाई भतीजावाद चल रहा है तो यहाँ भी तो होगा। लेकिन समस्या बीजेपी के सामने, अगर केजरीवाल को वो टारगेट कर देंगे तो समस्या तुरंत आ जाएगी, कांग्रेस सामने खड़ी दिखेगी। तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि उसके सामने डायरेक्ट कांग्रेस आ जाए। बीजेपी तो ये चाह रही है कि कांग्रेस अगर आए भी तो वो ट्रायंगल रूप पे दिखे, यानी कि एक तरफ मोदी हो, एक तरफ केजरीवाल हो, एक तरफ कांग्रेस हो। ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, क्योंकि वो 2024 के तहत काम कर रही है। और साथियों सबसे बड़ी बात है, जो वंचित समूह के लोग हैं, मैं आपको बता दूं, आपके ध्यान की चीज़, आपके काम की चीज़, आपके रोजगार से संबंधित चीज़, जो कि निजीकरण जो समस्या है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इन सब के बीच में, आरोप प्रत्यारोप के बीच में, IDBI बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व में थी, मोदी सरकार ने इसकी बिकने की मंजूरी दे दी, यानी कि इसका 51% हिस्सा बेच दिया जाएगा। और ये मुद्दा जो है एक तरफ कहीं मीडिया में थोड़ा सा छप जाएगी और उसके बाद मेन मुद्दे से गायब हो जाएगा। जबकि आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या बेरोजगारी से झेल रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? आप पढ़ लिख के सड़कों पे धूल फाक रहे हैं। साथियों एक बार गांधी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गांधी जी पे एक टिप्पणी की थी कि गांधी जी जो है वो केवल सड़क की धूल हटाते हैं, परत नहीं उठाते। उन्होंने जिस संदर्भ में वो बात कही थी वो दलितों के उद्धार के विषय में कही थी। साथियों मैं थोड़ा सा मीडिया की बात कर दे रहा हूँ, खासकर गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप जागरूक बनिए, क्योंकि गोदी मीडिया क्या कर रही है कि मोदी जी और केजरीवाल पे जो धूल थोड़ा सा गिर जाता है उसको झाड़ने का प्रयास करती है। इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार की परत है कभी नहीं हटाएगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल और तब बहुत से नामों की लिस्ट है, सब इन्हीं के एक तरीके से सजाती हैं। जो कि ये केजरीवाल बार बार कहें कि मैं बंसल गोत्र का हूँ, इन्हीं के सब सजाती है। तो क्या आप बताओ कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे? क्या इनकी महत्वाकांक्षा नहीं है? और खुद कहते हैं महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, सही बात है। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप देश के नागरिकों की संपत्ति में भ्रष्टाचार करें। तो साथियों खास करके जो वंचित समूह के लोग हैं वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तूतू महमे में मत पड़िए। आप ये देखिए देश की कौन सी संपत्तियां बिक रही हैं, हमको किस मुद्दे पे जो है अपनी बात रखनी है। ये दोनों आपस में दिखने में दिखता है ये लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते नहीं हैं, बैकडोर से कुछ नहीं हो रहा है। इनकी आपस में दोनों लोगों की मिली भगत है। इसलिए आप सावधान रहो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा आरक्षण, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों की जरूरत आपको है, क्योंकि आपको प्राइवेट क्षेत्र में भी जो है मौका नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां इनकी हैं, वहाँ आपको तो कतई नहीं मौका मिलेगा। ये तो बाबा साहब संविधान की देन है कि आपको कुछ हद तक जो है आरक्षण के नाते जो है कुछ नौकरियाँ मिल गई। इसलिए आप अपने मुद्दे पर रहो कि देश का निजीकरण होने न पाए, देश में जाति जनगणना हो, इस जाति जनगणना के अनुपात में लोगों को नौकरियों मिले, और साथ ही साथ जो बैंकों से लोन मिल रहा है उसमें भी प्रतिनिधित्व मिले। आपको इस पर ध्यान देना है। बाकी ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं। मिशन 2024 के लिए आप तैयार रहो। धन्यवाद साहब।